नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा विषय, जिसमें हमने वर्ण विचार पर चर्चा की थी। और आज हम एक मुख्य बिंदु और बहुत ही जो बड़ा बिंदु कह सकते हैं, संधि, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं संधि। तो दोस्तों, जैसे कि लिख रखा है, संधि टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो संधि आपने पहले भी शायद पढ़ी होगी, या फिर हो सकता है कि कईयों के लिए संधि नया टॉपिक हो। तो जो संधि है, सबसे पहले तो उसकी परिभाषा देखते हैं कि संधि होती क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, संधि किसे कहते हैं। मैं लिखता हूँ संधि। तो दोस्तों, संधि की परिभाषा की बात करूं तो बोलते समय बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने से वर्णों, जैसे कि वर्ण हमने पढ़े थे, किसको कहते हैं, स्वर, व्यंजन व विसर्ग। तो दोस्तों, यही थे वर्ण हमारे, जिस पे हमने चर्चा की थी। वह विसर्ग में विकार, विसर्ग में विकार। तो विकार कहते हैं किसी भी चीज में हुए परिवर्तन को, में विकार को, सॉरी, वर्णों में विकार ही संधि कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने परिभाषा लिख ली है कि संधि किसको कहते हैं, बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने से वर्णों, वर्ण यानी स्वर, व्यंजन और जो हमारे विसर्ग है, में विकार, जो कि विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, ही संधि कहलाता है। कहने का भाव है, जब हम किन्हीं दो शब्दों को बोलते हैं और वो बोलते समय वो दो शब्द पास पास में आ जाए, तो उन शब्दों को एक साथ बोलने से जो उस शब्दों में जो विकार आता है, जो उस शब्द को बोलने से में जो उसमें परिवर्तन आता है, उसी को संधि कहते हैं। आगे हम उदाहरण देखेंगे तो और हमें समझ आएगा। जैसे कि बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने से वर्णों, वर्णों में विकार, यानी वर्णों में जो परिवर्तन आएगा वही संधि कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम उदाहरण करते हैं। उदाहरण जैसे कि मैं यहाँ संधि के बहुत कठिन शब्द नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, मैं संधि के उन शब्दों को ले रहा हूँ जो हम आम भाषा में बोलचाल में प्रयोग करते हैं, और हम उस संधि को महसूस कर सकते हैं कि वाकई में दो शब्दों के पास आ जाने से हम किसी एक शब्द या एक वर्ण में विकार उत्पन्न कर देते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जो कि पहला उदाहरण है, देखो दोस्तों, यदि एक शब्द को हम बोलेंगे तो 5 और एक अन्य शब्द को हम बोलते हैं 7, ये दो शब्द है। यदि मैं इन दोनों शब्दों को पास पास ले आऊं या एक साथ बोल लूं, तो हम इसको 5-7 न बोलकर 5-7 कर देते हैं, हम इनको 5-7 कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ी थी, बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने से वर्णों में जो विकार आता है वही संधि। यहाँ दो शब्द थे, तो यहाँ पे वर्ण में विकार आ गया, एक परिवर्तन आ गया वर्ण में, ये 5 से हट के ये न बन गया। देखो दोस्तों, तो हम 5 और 7, 5 को 5 बोलते हैं, 7 को 7 बोलते हैं, परंतु जब एक साथ बोलते हैं तो इसको 5-7 कर देते हैं। इसी की तरह यहाँ पे दूसरा शब्द है, एक शब्द होता है बाप और एक शब्द होता है बेटा। हम इसको अलग अलग से बोलते हैं, इसको बाप, इसको बोलते हैं बेटा। यदि इसको एक साथ बोलेंगे तो देखो, हम यहाँ इसको बोलेंगे बाप बेटा। एक और उदाहरण ले सकते हैं, रात प्लस दिन। तो इसको दोस्तों हम रात बोलते हैं, इसको दिन बोलते हैं अलग अलग। लेकिन जैसे ही हम इनको पास पास लाएंगे, एक साथ बोलेंगे, तो वर्ण में विकार परिवर्तन, वर्ण में विकार या परिवर्तन कर देंगे। जैसे हम इसको रात दिन बोलते हैं, रात दिन, तो यही संधि है। तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, आपको संधि की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि संधि एक्चुअल में होती क्या है,
कि बोलते समय दो शब्दों के पास आ जाने वर्णों में जो विकार होता है वही संधि होता है। जैसे कि हमने देखा, क्योंकि हम इन शब्दों को आम भाषा में प्रयोग में लेते हैं और इन संधि को हम महसूस कर सकते हैं। और एक हिंदी भाषा के शब्द में ले सकता हूँ अच्छा है, जैसे कि हिम प्लस आल्य, तो यहाँ हम उतना महसूस नहीं करते, तो इसको हम हिमालय बोलते हैं। लेकिन इन शब्दों में हम संधि को बेशक महसूस कर सकते हैं, और ये भी एक अच्छा उदाहरण है, हिम प्लस आल्य हिमालय। तो दोस्तों आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने संधि की परिभाषा देखी कि जो वर्णों में जो विकार होता है वही संधि, लेकिन इसी के साथ साथ एक्चुअल में जो संधि करने की जो नीड होती है कि संधि मतलब किस तरह से दो अलग अलग शब्दों को एक साथ मिलाकर वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, वो तो संधि है ही है। लेकिन इसी के साथ एक शब्द के यदि हम दो टुकड़े करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं, क्या विशेषता रहती है उन एक शब्द को दो अलग अलग शब्दों के रूप में बनाने की, तो वो भी यहाँ हम देखते हैं। संधि करते समय दो शब्दों को यदि हम अलग करते हैं तो उसमें अर्थ का बहुत अधिक महत्व रहता है। अर्थ का महत्व का अर्थ यहाँ है कि जब किसी एक शब्द की हम संधि करने जा रहे हैं, उसको अलग अलग रूप में लिख रहे हैं या फिर दो शब्दों को एक साथ मिला के लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों शब्दों का आपस में अर्थ का बहुत अधिक संबंध होता है। तो दो देखिए दोस्तों किस तरह से अर्थ का संबंध होता है, यहाँ मैं लेता हूँ। सबसे पहले एक शब्द लेता हूँ मैं यहाँ पे सर, मुक्तावली। इसका संधि विच्छेद हम यहाँ पे करेंगे। और एक शब्द है, मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिखता हूँ, हिमालय। तो मुक्तावली का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मुक्त प्लस अवली, मुक्त प्लस आवली, मुक्ता प्लस अवली, या मुक्ता प्लस आवली। तो दोस्तों यहाँ पे मुक्तावली का मैंने आपके सामने चार ऑप्शंस रखे हैं, लेकिन इसमें से कोई एक सही है। तो वो क्यों सही है और किस प्रकार से सही है वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि किसी एक शब्द का संधि विच्छेद कर देना या उसको अलग अलग कर देना, तो सिर्फ उस शब्द को तोड़ना ही नहीं है, अर्थ की दृष्टि से उसको तोड़ना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ मुक्तावली का संधि विच्छेद चार ऑप्शन है आपके पास, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में मुक्त प्लस अवली या मुक्ता प्लस अवली आ रहा होगा, जो कि दोनों ही गलत है दोस्तों। न ही तो इसका मुक्त प्लस अवली होगा, न ही इसका मुक्त प्लस आवली होगा। क्यों नहीं होगा, तो अर्थ की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों इसको। मुक्तावली का अर्थ होता है मोतियों की माला। तो देखो दोस्तों मुक्तावली का अर्थ है मोतियों की माला, वैसे ही यहाँ पे शब्द है मुक्त प्लस अवली, मुक्त प्लस आवली, मुक्ता प्लस अवली और मुक्ता प्लस आवली। तो देखो दोस्तों यहाँ पे यदि मुक्तावली का हम संधि विच्छेद करने जा रहे हैं, तो जिस प्रकार से मुक्तावली का अर्थ है मोतियों की माला, उसी प्रकार से उसके संधि विच्छेद का भी अर्थ कहीं ना कहीं मोतियों की माला से होना चाहिए। मुक्त का अर्थ होता है बंधन रहित, और आवली का अर्थ होता है कतार, या फिर एक जो धारा, या फिर कह सकते हैं कि एक माला जो बनी होती है उसको अवली कह सकते हैं। तो मुक्त का अर्थ होता है बंधन रहित, यानी ऐसी माला जो बंधन रहित है, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ सही बैठ ही नहीं रहा है। मोतियों की माला तो जुड़ी हुई होनी चाहिए, इसका अर्थ जोड़ने के रूप में होना चाहिए, ना कि मुक्त बंधन रहित के रूप में होना चाहिए, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे मुक्ता का अर्थ होता है मोती, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, और इसका भी अर्थ हो जाएगा मोती। और यहाँ पे अवली और आवली दोनों ही सही है दोस्तों। तो मुक्तावली का सही संधि विशेष होगा जो मुक्ता प्लस अवली या मुक्ता प्लस आवली होगा, न कि ये होगा, ये दोनों ही गलत है दोस्तों। क्योंकि मुक्ता का अर्थ है मोती और अवली या अवली का अर्थ है माला। तो मोतियों की माला यानी मोतियों की जो अवली यानी कतार, यानी मोतियों की जो कतार होगी वही
मुक्तावली होगी, मोतियों की माला होगी। तो मैंने जैसे कहा था कि संधि विच्छेद करना सिर्फ दो शब्दों को तोड़ना ही नहीं है, उन शब्दों को अर्थ के दृष्टिकोण से तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों आप याद रखें। जैसे कि यहाँ हिमालय को देखते हैं तो ये अर्थ के दृष्टिकोण से ही टूटता है। हिमालय का अर्थ है कि जैसे जहाँ बहुत सी बर्फ ही बर्फ हो, या फिर जिसको हम बर्फ का घर भी कह सकते हैं। और उसी तरह से देखो यहाँ पे इसका अर्थ होता है हिम प्लस आल्य के रूप में ये टूटता है। तो हिम का अर्थ होता है बर्फ और आल्य का अर्थ होता है घर। तो संधि विच्छेद वही सही होता है जो अर्थ के दृष्टिकोण से आपस में संबंध रखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, मुक्तावली का और मुक्ता प्लस अवली का अर्थ की दृष्टि से आपस में संबंध है। हिमालय में भी हिम प्लस आल्य में बर्फ का घर और बर्फ के घर के रूप में आपस में संबंध है। तो ये दोस्तों समझाने के दृष्टिकोण से था, या नोट करने वाला कुछ ऐसा है नहीं। तो ये तो दोस्तों हमने संधि की परिभाषा और संधि को विशेष रूप से जाना था कि संधि का संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। आगे कुछ एक नोट डाल के आप अलग से एक बात लिखें। मैं यहाँ डाल देता हूँ नोट, जो कि एक विशेष बात है, एक महत्वपूर्ण बात है। बात यह है दोस्तों कि ध्वनियों के पास पास आने के उपरांत, ध्वनियों के पास पास आने के उपरांत भी यदि उनमें परिवर्तन न हो तो, है ना, ध्वनियों के पास पास आने के उपरांत भी यदि उनमें परिवर्तन न हो तो उसे संधि नहीं संयोग कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने नोट डाल के आपको लिखवाया है। ध्वनियों के पास पास आने के उपरांत भी उनमें परिवर्तन न हो तो उसे संधि नहीं संयोग कहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे उदाहरण के रूप से इसको समझते हैं, जैसे शब्द लेता हूं मैं युगबोध। यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों होगा युग प्लस बोध। तो देखिए दोस्तों, युग और बोध हमने पास पास में लाया था, युग बोध ही इसका उच्चारण होगा। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वर्ण में, तो ये संधि न होकर ये संयोग है। और एक शब्द मैं और लेता हूँ अपमान। तो यहाँ पे अप प्लस मान, मान जो हमारा मान सम्मान होता है, अप यानी बुरा, जो बुरा मान होता है तो अपमान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कोई संधि नहीं हो रही है, संयोग है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। आपको सबसे पहले तो आपको पता होगा कि संधि में तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इन संधियों का नाम स्वर, व्यंजन और विसर्ग ही क्यों पड़ा, और किसको स्वर संधि ही कहेंगे, किसको विसर्ग संधि कहेंगे और किसको व्यंजन संधि कहेंगे, इसकी हम जो विशेष कड़ी है, जो विशेष बात है, उसको नोट करते हैं, उसको जानते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ संधि की विशेषता। तो दोस्तों संधि की क्या विशेषता है वो देखते हैं सबसे पहले हम। मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले, जिस वर्ण में परिवर्तन हो उसके आधार पर ही संधि का नाम होता है। दोस्तों ये भी एक मुख्य और महत्वपूर्ण बात है। संधि की विशेषता क्या है? जिस वर्ण में परिवर्तन हो उसके आधार पर ही संधि का नाम होता है। कहने का अर्थ है कि स्वर में परिवर्तन होगा तो वह स्वर संधि होगी,
व्यंजन में परिवर्तन होगा तो वह व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग में परिवर्तन होगा तो वो विसर्ग संधि होगी। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से। पहला जो मैं उदाहरण लिखूं कि स्वर प्लस स्वर, यानी दो शब्द इस प्रकार से आए कि उनमें स्वर और स्वर पास पास हो और स्वर में ही परिवर्तन हो जाए, तो वो कौन सी संधि होगी दोस्तों? स्वर संधि। इसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि शब्द है स्थाधिक, तो इसका संधि विशेष एक अलग से ही शब्द लिया है मैंने यहाँ पे, स्थाधिक। तो इसका संधि विशेष दोस्तों क्या होगा? सत प्लस अधिक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोस्तों आ है जो बना है किससे? अ प्लस ऐसे, है ना, स्वर और स्वर के मेल से स्वर में ही परिवर्तन आके ये क्या बन गया? अलग स्वर बन गया, तो ये स्वर संधि कहलाएगी। इसका एक और हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि गीतांजलि। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह गीत प्लस अंजलि न होके गीता प्लस अंजलि होगा। तो यहाँ पे आ है जो बन रहा है आ प्लस ऐसे। तो देखिए दोस्तों, स्वर और स्वर के मेल से यदि स्वर में ही परिवर्तन आ रहा है तो वह स्वर संधि कहलाती है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमने स्वर संधि को जान लिया था, आगे हम व्यंजन संधि को जानते हैं कि उसका नाम किस आधार पर पड़ता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि व्यंजन प्लस स्वर का मेल हो, व्यंजन प्लस स्वर का मेल हो और व्यंजन में ही परिवर्तन आए तो वह क्या कहलाएगी? तो वह हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे कि हम इसका अभी उदाहरण देख सकते हैं, क्या? दिक प्लस अंबर। तो इसका आपको पता ही है, यह रहा व्यंजन और यह रहा स्वर। तो दिगंबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यंजन में परिवर्तन आकर नया ही व्यंजन बन गया है, तो व्यंजन में परिवर्तन आने से ये व्यंजन संधि कहलाएगी। इसका हम एक और उदाहरण कर सकते हैं, वाक प्लस ईश, जो कि वागीश होता है। तो देखो दोस्तों, व्यंजन और स्वर के आने से व्यंजन में परिवर्तन हुआ, इसलिए यह व्यंजन संधि है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक और जिसमें हम देख सकते हैं कि व्यंजन प्लस व्यंजन। कई बार होता है कि व्यंजन के साथ व्यंजन आ जाता है और उसमें परिवर्तन होगा, वह भी व्यंजनी संधि कहलाएगी। तो इसका भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं जानने के लिए। तो व्यंजन प्लस व्यंजन से व्यंजन संधि में परिवर्तन आया, इसलिए ये वाक प्लस दान। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, व्यंजन के मेल से व्यंजन में ही परिवर्तन आ गए, ये बन गया वागदान। तो ये है व्यंजन संधि कहलाएगी। आगे इसका जो है, यदि मैं चौथे बिंदु की बात करूं तो वह है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ किसी स्वर के जुड़ने से जो विसर्ग में परिवर्तन आएगा तो वह कहलाएगी विसर्ग संधि। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम पहचान के लिए। मनो सॉरी दोस्तों, मनो प्लस अभिलाषा। तो यहाँ पे आप विसर्ग के चिन्ह को देख सकते हैं, उसके बाद स्वर आया है, विसर्ग के बाद स्वर आने से विसर्ग में ही परिवर्तन आया है, इसीलिए ये विसर्ग संधि है। मनोभिलाषा। और इसी के साथ हम एक और आगे उदाहरण दे सकते हैं, विसर्ग के बाद यदि कोई भी व्यंजन आए
और उस विसर्ग में परिवर्तन आए तो वह विसर्ग संधि ही होगी। तो विसर्ग के बाद व्यंजन का मैं एक सीधा उदाहरण ही बता देता हूँ आपको। मन है प्लस योग, तो इसका हो जाएगा मनोयोग। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि संधियों के नाम किस प्रकार से पड़े हैं, तो वर्ण में आने वाले परिवर्तन के आधार पर ही उन संधियों के नाम पड़े हैं। यदि स्वर के मेल से स्वर में परिवर्तन आ रहा है तो वह स्वर संधि है, और व्यंजन के मेल से व्यंजन में परिवर्तन आ रहा है तो वह व्यंजन संधि है, और यदि विसर्ग में परिवर्तन आ रहा है तो वह विसर्ग संधि है। आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले संधि को जाना कि संधि एक्चुअल में होती क्या है, अर्थ के आधार पर इसको तोड़ा जाता है। फिर संधि के जो नाम पड़े हैं वो किस आधार पर पड़े हैं वो देखा हमने। आगे हम संधि के प्रकार देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं संधि के प्रकार की बात करूं तो मुख्यतः यह कितने होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। सबसे पहले लेते हैं हम स्वर संधि। आगे मैं बात करूं व्यंजन संधि, और यदि मैं तीसरी संधि की बात करूं तो वह आपको अभी से मैंने बताया था, विसर्ग संधि। तो दोस्तों, संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे मैं यदि स्वर संधि की बात करूं तो इसके आगे 5 भाग है दोस्तों। सबसे पहली जो संधि होती है इसमें भी आगे होती है दीर्घ स्वर संधि। इनकी परिभाषा दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरी संधि है वह है गुण स्वर संधि, और यदि मैं तीसरे भाग या तीसरे प्रकार की बात करूं तो वह है वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि कह सकते हैं। और यदि मैं चौथे प्रकार की बात करूं तो वह है यंग स्वर संधि। पांचवें प्रकार की बात करूं तो वह है अयादी संधि या अयादी स्वर संधि भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। संधि के प्रकार जो 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें भी आगे स्वर संधि के 5 भाग है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि और अयादी संधि। तो दोस्तों, हमने अभी देखा था कि संधि के प्रकार, तो संधि 3 प्रकार से थी, या सॉरी, संधि के 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी आगे हमने 5 भाग देखे थे, उन 5 भागों में नाम भी हमने देखे थे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि स्वर संधि क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि स्वर और स्वर के मिलने से जो स्वर में परिवर्तन आता है वही स्वर संधि है। तो स्वर संधि की परिभाषा फिर से देख लेते हैं एक बार। स्वर संधि, तो स्वर संधि के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था
कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि स्वर में ही विकार उत्पन्न होता है, इसी को स्वर संधि कहा जाता है। यह विकार 5 रूपों में होता है। यह विकार 5 रूपों में होता है, क्योंकि हमने इसके 5 प्रकार पढ़े थे। 5 रूपों में होता है, इसलिए स्वर संधि के 5 प्रकार है। तो दोस्तों स्वर संधि जानी ली थी हमने पहले, दो स्वरों में मेल से स्वर में परिवर्तन आता है, उसी को स्वर संधि कहते हैं। क्योंकि यह स्वर है जो ये 5 रूपों में विकार होता है, इसलिए स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। तो हम सबसे पहला जो प्रकार देखते हैं वह है दीर्घ स्वर संधि। तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। स्वरों के जब एक ही स्वर के, परिभाषा में ध्यान देना दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देख रहे हैं हम। जब एक ही स्वर के दो रूप, जब एक ही स्वर के दो रूप कौन से, जो कि हमने पीछे पढ़े थे दोस्तों, ह्रस्व स्वर कौन से थे, अ, ई और उ। एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर एक दूसरे के बाद आए, एक दूसरे के बाद आए तो दोनों मिलकर उसी स्वर का दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि की हमने परिभाषा देखी थी। जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर एक दूसरे के बाद आए तो दोनों मिलकर उसी स्वर की दीर्घ स्वर हो जाते हैं, उसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो किस प्रकार से, देखिए दोस्तों, यदि ए या आ के बाद कोई वर्ण ए या आ जाए तो वह आ में परिवर्तन हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर पास पास में आ जाने से मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है। इसी प्रकार से छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाता है। और दोस्तों छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ी है। जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व और दीर्घ स्वर एक दूसरे के पास आए और वो मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जैसे कि वर्ग हैं दोस्तों, तो वही दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। तो आगे दोस्तों हम इसके उदाहरण देखते हैं, फिर हम इसको अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी हमने, किस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ स्वर पास पास में आके दीर्घ स्वर बना देते हैं, उसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ शब्द है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। पहला शब्द है अंत्याक्षरी, जिसका यदि दीर्घ स्वर संधि के अनुसार ही इसका संधि विच्छेद होगा, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो अंत्याक्षरी का संधि विच्छेद होगा अंत्य प्लस अक्षरी। जैसे ही मैंने आपको पहले ही कहा था कि संधि का जो संधि विच्छेद हम करते हैं वो अर्थ के दृष्टि के आधार पर करते हैं। अंत्याक्षरी यानी अंत के अक्षर के लिए जो महत्वपूर्ण हो, अंत्य यानी लास्ट वाला अक्षर, यानी जो शब्द हम, जो अक्षर जो अंतिम में होता है, यानी ऐसा खेल जिसमें अंतिम का शब्द महत्वपूर्ण होता है।
आपने देखा होगा कि अंत्याक्षरी के लिए अंतिम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसका भी अर्थ दोनों के दृष्टिकोण में आपस में मिल रहा है। अंत्याक्षरी अंत का अक्षर महत्वपूर्ण होना चाहिए, अंत्य अंत वाला अक्षर यानी अक्षर। अपराहन तो इसका हो जाएगा अपर प्लस एन। तो यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे ण है जो सॉरी न है जो ण के रूप में परिवर्तन होगा इस र के कारण, क्योंकि यह मूर्धन्य है और ये भी मूर्धन्य है, इसीलिए ये न को छोड़कर ण को पकड़ लेता है। तो अपराहन का जो संधि विच्छेद होगा वो अपर प्लस अहन होगा, अपर प्लस अहन नहीं होगा, अपर प्लस अहन होगा। छिद्रान्वेषी का हो जाएगा दोस्तों छिद्र प्लस अन्वेषी। और फिर पूर्वाहन का भी इसी तरह से दोस्तों पूर्व प्लस अहन, और यहाँ पे अहन का अर्थ होता है दिन। जो पूर्वाहन यानी जो पहले का जो दिन होता है वह सुबह का जो टाइम होता है। मुक्तावली का मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, शब्द के अर्थ के दृष्टिकोण से इसका मुक्त प्लस अवली नहीं होगा, मुक्ता प्लस अवली होगा। अर्थ के दृष्टिकोण से ही संधि का संधि विच्छेद करना है दोस्तों, तो इसका मुक्ता प्लस अवली होगा। यहाँ पे देखो मुक्तागार, तो इसका मुक्ता न होकर दोस्तों मुक्त होगा, जो आगार मुक्त है वो होता है मुक्तागार। मुक्तात्मा तो इसका भी अर्थ के दृष्टिकोण के आधार पर होगा मुक्त आत्मा, मुक्त आत्मा नहीं होगा, यहाँ पे मुक्त आत्मा बिल्कुल नहीं होगा, मोती की आत्मा नहीं होगा दोस्तों। मुक्त आत्मा यानी जो आत्मा मुक्त है, जो आजाद है, वही मुक्त आत्मा है। तो अर्थ के दृष्टिकोण से आधार पर हमने देखा अंत्याक्षरी का अंत्य प्लस अक्षरी, अपराहन का अपर प्लस अहन, छिद्रान्वेषी का छिद्र प्लस अन्वेषी, पूर्वाहन का पूर्व प्लस अहन, और मुक्तावली का मुक्ता प्लस अवली। मुक्ता जो मोती होते हैं और अवली है उसकी जो कतार होती है, तो मोतियों की माला या मोतियों की कतार। मुक्तागार जो आगार मुक्त है, मुक्तात्मा जो आत्मा मुक्त है। और यहाँ पे देखो मुक्ताहार है, तो इसका भी दोस्तों आप मुक्तहार, इसका संधि विच्छेद आप मुक्त प्लस हार से कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका दोस्तों मुक्ता प्लस हार होगा, और यहाँ कोई संधि नहीं है, यहाँ संयोग है। तो देखो दोस्तों बीच बीच में मैं ऐसे उदाहरण भी लेके आया हूँ जहाँ संधि नहीं होकर संयोग हो रहा है, और यदि ये परीक्षा में आए तो यहाँ पर कोई संधि नहीं है, ये एकमात्र संयोग है, तो ये मुक्ताहार ही रहता है, तो ये संधि नहीं होकर संयोग है। दावा नल, तो यहाँ पे इसका दावा प्लस अनल, यह इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। अनल होता है अग्नि, अग्नि का हमें दावा नहीं करना है। दाव होता है वन, जो वन में जो अग्नि होती है उसी को दावानल कहते हैं, जिसका दाव प्लस अनल होगा। कारागार, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कारागार किसको कहते हैं, तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं। कारागार होता है किसी को भी वो एक कैद करके रखने का जो स्थान होता है, या जेल जिसको कह सकते हैं, वही कारागार होता है। तो यहाँ पे इसको यदि हम इसका संधि विच्छेद करने जाए तो कार प्लस आगार के रूप में हम इसका संधि विच्छेद करने जाएंगे दोस्तों कार प्लस, जो कि बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा कारा प्लस अगार। क्यों होगा दोस्तों, कारा का अर्थ होता है सीमा, और आगार का यहाँ अर्थ है घर से, यानी किसी भी घर के चारों ओर की एक जो सीमा है, जो निर्धारित सीमा, वही कारागार है। तो दोस्तों इसको कारा प्लस आगार होगा, न कि कार प्लस आगार, है ना। कार का घर न होकर एक सीमा निर्धारित हो किसी घर की, वही कारागार है। तो आगे यहाँ पे देखो कारागृह में लेके आए हूँ, इसका भी आप कारा प्लस ग्रह के रूप में सॉरी कार प्लस ग्रह के रूप में संधि विच्छेद करोगे, जो कि बहुत गलत होगा। यहाँ कोई संधि नहीं है, इसका कारा प्लस ग्रह ही होगा, यह भी एक संयोग है। तो देखिए दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां हमें लग रहा होगा कि इसमें संधि है, परंतु उसमें कोई संधि नहीं होती है, केवल संयोग होता है। आगे हम देख सकते हैं कि त्रिपुरारी, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह त्रिपुर प्लस अरि होगा दोस्तों। त्रिपुर एक राक्षस का नाम है, अरि है जो शत्रु को कहते हैं। तो त्रिपुरारी का भाव यहाँ हो जाएगा एक राक्षस जो किसी का शत्रु है, वही एक त्रिपुरारी है। देखो प्रांगण का दोस्तों आप प्रा प्लस अंगन के रूप में संधि करने जाओगे तो गलत होगा, प्रा प्लस अंगन नहीं होगा इसका दोस्तों, प्र प्लस अंगन होगा दोस्तों।
और एक बहुत ही अच्छा शब्द है, देखो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का, युवावस्था। तो युवा वाली जो अवस्था होती है वही युवावस्था होता है, तो इसका हम दोस्तों युवन प्लस अवस्था से इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, न कि युवावस्था से करेंगे। देखो यौवन कौन सी अवस्था, यौवन की जो अवस्था होगी वही युवावस्था होगी, युवावस्था होगी दोस्तों। और आगे है रामायण, इसका जो संधि विच्छेद हम करेंगे वह होगा राम प्लस अयन। तो रामायण किसको कहते हैं दोस्तों, अर्थ दृष्टिकोण से देखते हैं। रामायण जिसमें हमें राम के परित्याग, उसके मार्ग का हमें जो ज्ञान मिलता है वही रामायण है। तो इसका जो संधि विच्छेद है वह इसके अर्थ के आधार पर ही है, राम प्लस अयन। अयन का अर्थ यहाँ मार्ग से है, जो राम का मार्ग है, और कौन सा मार्ग, जो त्याग और बलिदान का मार्ग है वही रामायण है। तो आगे दोस्तों हम बहुत से उदाहरण और करते हैं इसी के साथ। दोस्तों पीछे हमने कुछ उदाहरण किए थे, कुछ नए उदाहरण और लेके आया हूँ मैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ यहाँ पे शब्द आए हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये यण संधि के अपवाद के रूप में भी जाने जाने वाले शब्द हैं, तो इनका भी हम संधि विच्छेद करेंगे। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो सबसे पहले सावधान का स प्लस अवधान के रूप में इसका संधि विच्छेद होगा। स का अर्थ होता है सही, अवधान का अर्थ होता है ध्यान, जिसका ध्यान सही है वह सावधानी है। तो यहाँ पे स्वाधीन शब्द है, स्वाधीन, स्वाध्याय, स्वानुभूति, स्वार्थ, स्वत्वाधिकार। तो यहाँ पे स्वाधीन का अर्थ होता है जो किसी दूसरे के अधीन न हो, जो स्वतंत्र हो, खुद के अधीन ही हो। तो यहाँ पे इसका अर्थ यह है जो किसी के भी अधीन न हो। तो इसका संधि विच्छेद इसी के अर्थ के दृष्टिकोण के आधार पर ही हम करेंगे। तो स्वाधीन का अर्थ हो जाएगा स्व प्लस अधीन। तो देखिए दोस्तों, स्व का अर्थ होता है खुद, अधीन का अर्थ होता है जो स्वतंत्र हो बिल्कुल, या किसी हित में होना, जो खुद के ही हित में हो, किसी और के हित में न हो, जो खुद के लिए ही रहता हो वही स्वाधीन है। स्वाध्याय खुद अध्ययन करना, तो स्व प्लस अध्याय, इसमें भी दोस्तों यह संधि है, आगे हम देखेंगे। स्वानुभूति, किसी को स्व अनुभूति हो जाए वही स्वानुभूति है, सॉरी स्वानुभूत है, तो स्व अनुभूत हो जाए। स्वार्थ, जिसका केवल समय से अर्थ हो, बाकी किसी से अन्य कोई लेना देना न हो। स्वत्वाधिकार, जिसका स्व पर ही अधिकार हो। तो एक मिनट दोस्तों, स्वत्वाधिकार, जो स्वत्व के लिए अपना अधिकार रखता हो वह होगा स्वत्वाधिकार, स्वत्व प्लस अधिकार। इसका तो दोस्तों आसानी है, हिमांशु का हिम प्लस अंशु, चंद्रमा के लिए इसको कहते हैं दोस्तों हिम प्लस अंशु। आर्यव्रत, आर्य, इसका हो जाएगा दोस्तों आर्य प्लस आवृत, आर्याव्रत हो जाएगा। हिमाद्री, हिम प्लस आद्री हो जाएगा दोस्तों इसका, हिम प्लस आद्री। आद्री होता है दोस्तों पर्वत, तो हिम का जो पर्वत हो है जनांकीर्ण, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है दोस्तों उसको कहते हैं। जन का अर्थ है जन प्लस अंकीर्ण हो जाएगा, अंकीर्ण यानी खूब भीड़ भाड़ वाला जो स्थान है, खूब जहाँ जनता हो। और पंचायत का दोस्तों यहाँ हो जाएगा पंच प्लस आयत, पंचायत जहाँ पे 5 लोग बैठते हैं एक आयत के रूप में दोस्तों, किसी भी समस्या का निपटारा करते हैं, तो वो पंचायत है। और महात्म्य का हो जाएगा महा प्लस आत्म्य, महा प्लस अमात्य दोस्तों, सॉरी महा प्लस अमात्य। तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि की हमने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे लगभग करने की मैंने कोशिश की है। तो दीर्घ स्वर संधि के बहुत से उदाहरण हमने कर लिए हैं। इन शब्दों का विशेष ध्यान रखें, ये यण संधि के अपवाद के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, आगे हम मिलते हैं, धन्यवाद।